अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू द campus.pk ऑफिशियल पोर्टल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। असदुल्लाह वालेकुम अस्सलाम, जाम खान वालेकुम अस्सलाम, उज़ैर AOA वालेकुम अस्सलाम। नहीं जी बच्चों, बाकी बच्चे भी ज़रा ऑनलाइन हो जाएं, एक आधा मिनट वेट कर लेते हैं कि मेरे कितने बच्चे ऑनलाइन हैं। फिर उसके बाद अपनी बात को शुरू करेंगे। 5 इतने ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन हो गए, आज अल्लाह खैर ही करे। सेक्स हो गए जी। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए कल रात 2 वर्कशीट्स और अपलोड कर दी थी। चैप्टर नंबर 3 तक की अपलोडेड है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 की भी अपलोड कर दी है। तो जो मेरे बच्चे इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ज़रा वो देख लीजिएगा, देख के डाउनलोड मार के उसे हल करने की कोशिश कीजिएगा। 40 क्वेश्चन ईच हैं, यानी 5वें में भी 40 क्वेश्चन हैं और चौथे में भी 40 क्वेश्चन है। सिंपल से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो दे विल हेल्प यू आउट। आसान है, मुश्किल नहीं है, यकीन करें। सॉल्व करने शुरू करते जाएं। शाबाश, 10 बच्चे हो गए। हैदर वालेकुम अस्सलाम। सही सही सही, शाबाश। एक आधा बच्चा और आ जाए, फिर काम शुरू करते हैं। दस हो गए। नहीं जी सर, चैप्टर 4 नहीं मिल रही। अच्छा यार, चैप्टर 4 की क्यों नहीं मिल रही? वो ई कैट NGB के फोल्डर के अंदर है और ई कैट चैप्टर 4 के नाम से है। ठीक है, लो भाई अपनी बात को स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। So we were last time discussing about simple harmonic motion, oscillations और simple harmonic motion पे हमारी गुफ्तगू पिछली बार चल रही थी। टाइम पीरियड तक का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सर आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरी एक ही है, एक ही बेटा मेरा, बाकी आप सारी मेरे छोटे बहन में मेरे बच्चे हैं। सर जी न्यू प्रोफाइल पिक, हाँ यार हद होगी। तो यार आगे चलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आपको से डिस्कस करना है, फिर उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करने हैं इंशाल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 7 को पढ़ा देंगे। सो भाई, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वेव फॉर्म ऑफ SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव अगर बनाई जाए तो वो वेव फॉर्म कैसे दिखेगी, उसका ग्राफ साधारण अल्फाज में, आसान भाषा में उसका ग्राफ कैसा दिखेगा। तो भाई ग्राफ देखिएगा, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, अगर तो वो अपनी मेन पोजीशन से अपने मोशन को स्टार्ट करेगा, अगर तो वो मेन पोजीशन से, एक मिनट को कमेंट तो नहीं है, नहीं, अगर तो वो मेन पोजीशन से अपने मोशन को स्टार्ट करता है तो हम जानते हैं द ग्राफ इज, ये मेन पोजीशन, बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक गई, वापस मीन तक आई, मीन से नेक्स्ट एक्सट्रीम तक, फिर वापस मीन तक, ये पूरे का पूरा सफर जो है उसका दैट इज कॉल्ड एज वन साइकिल। सो अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहूं कि भाई ये एक एम्पलीट्यूड है, दिस फासला इज एम्पलीट्यूड x0, सो मैंने अलॉन्ग y एक्सिस एम्पलीट्यूड ले लिया और अलॉन्ग x एक्सिस मैंने टाइम पीरियड ले लिया। अब मैं इस पूरी वेव को छोटे छोटे एग्जैक्टली साइन टाइप, असदुल्लाह शाबाश जी भाई, मैंने भी जाना ऑब्वियसली आपके लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आफ्टर 1:30 वी विल हैव अ जुमा प्रेयर। तो आप बाद में भी लेक्चर ले सकते हो अब्दुल मोमिन, जुमे के बाद सुन लीजिएगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पूरी की पूरी वेव को एंगल्स की फॉर्म में ब्रेक करना है। पहले एंगल्स की फॉर्म में कर लेते हैं। हम जानते हैं पूरे चक्कर में, पूरे रेवोल्यूशन में, पूरे साइकिल में कितने रेडियंस होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं। 2 पाई रेडियंस का हाफ पाई रेडियंस होगा एंड दिस वुड बी अ 0 रेडियन। अब पाई रेडियन का हाफ यानी दिस पॉइंट विल बी पाई बाय 2 रेडियन एंड दिस पॉइंट विल बी 3 पाई बाय 2 रेडियन। आपने काम FSC में किया हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया। मैंने पूरे के पूरे पाथ को एंगल्स की फॉर्म में
रेडियंस की फॉर्म में यहां पे ब्रेक किया है, यू कैन सी इट हियर। अच्छा, अब मैं साथ ही इस पूरे के पूरे वेव फॉर्म को ब्रेक करूंगा इन द फॉर्म ऑफ पाथ। अब आप जानते हो कि भाई पूरी की पूरी वेव जो होती है, नमाज के बाद इजी होके अब्दुल मुहिम सुन लेना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अभी जल्दी में होगे ना तो फिर आपकी तवज्जा काम पे भी नहीं होगी, आपकी तवज्जा नमाज पे भी नहीं होगी। एक जगह पे तवज्जा रखो, और नमाज इज द मोस्ट मोस्ट प्रायोरिटी वर्क, सबसे प्रायोरिटी वाली इबादत है। तो आप नमाज इजी होके पढ़ लें, उसके बाद फिर लेक्चर की तरफ आइएगा, इजी होके फिर लेक्चर सुनिएगा। सवाल अगर आपके होंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मोर देन वेलकम। अच्छा, सो मैं क्या ये रहा था कि अगर आप इस सारे पाथ को आप वेव की शक्ल में तोड़ें तो भाई आपको पता है पूरी वेव दैट इज कॉल्ड 1 लैम्डा, पूरी वेव की लेंथ लैम्डा, आधी की क्या होगी, आधी की इट विल बिकम लैम्डा बाय 2, ये हो जाएगी लैम्डा बाय 2। आधे का मजीद आधा इट विल बिकम लैम्डा बाय 4, 0 लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 में फिर लैम्डा बाय 4 ऐड करो तो हो जाएगा इस पॉइंट पे 3 लैम्डा बाय 4। थोड़ा सा बड़ा करके ऊपर करके लिख देते हैं। सो दिस पॉइंट विल बिकम 3 लैम्डा बाय 4। सो मैंने इस पूरे के पूरे पाथ को दो मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया, दो मुख्तलिफ कैटेगरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया। एक वेवलेंथ के हवाले से इनिशियल पॉइंट 0, नेक्स्ट पॉइंट इज लैम्डा बाय 4 वेवलेंथ का क्वार्टर हिस्सा, फिर वेवलेंथ का आधा हिस्सा, ये आपके सामने ड्रॉन है, फिर उसके बाद वेवलेंथ का 3/4 पार्ट और एक पूरी वेवलेंथ। अच्छा यार, अब सवाल अगर इस तरह से आ जाए, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सवाल बना करते हैं, सवाल अगर इस तरह से आ जाए, चंदा प्यारे मेरी जान सवाल आ गया, विच फेज corresponds to path of lambda by 2। ऑप्शन ए दे देते हैं पाई रेडियंस, ऑप्शन बी दे देते हैं पाई बाय 2 रेडियंस, ऑप्शन सी दे देते हैं 0 रेडियंस, ऑप्शन डी दे देते हैं 2 पाई रेडियंस। तो क्या ख्याल है, इसको जरा सॉल्व करके जवाब दीजिएगा मुझे। जी बच्चों, हाउ कैन यू डू इट, जल्दी से जवाब दीजिएगा फिर आगे चलूंगा। सवाल है कुछ इस तरह से, विच फेज कोरस्पॉन्ड्स टू द पाथ ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी कि अगर वेव पे लैम्डा बाय 2 का पाथ हो तो उस पे कौन सा एंगल बनेगा। लाइट चली गई है इसलिए स्क्रीन पे लाइट थोड़ी सी कम हो गई है, विद इन अ मिनट और 2 लाइट विल बी बैक, तो फिर स्क्रीन की लाइट पूरी हो जाएगी। होप सो कि सवाल आपको फिर भी नजर आ रहा है। तो यह सवाल आपको फिर भी नजर आ रहा है, जरा सवाल के जवाब दीजिएगा उतनी देर में। जी भी बच्चों, बच्चे गुम हो गए मेरे। ए पाए, आपने ऊपर वाली डायग्राम सीधी सीधी देखी, सीधी वाली डायग्राम आपने देखे, कहा कि भाई लैम्डा बाय 2 कोरिस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट से कोरिस्पॉन्ड करता है, कोरिस्पॉन्ड बोले तो इस पॉइंट पे मिलता है, इस पॉइंट को हमने लैम्डा बोला था, तो भाई इस पॉइंट को भी चुप करके लैम्डा बोल दो। लेकिन बाज़ औक़ात कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, शाबाश, बाज़ औक़ात कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। यही सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तब आप क्या करेंगे, कोरिस्पॉन्ड्स टू यू कैन से दैट 4/3 लैम्डा, फिर आप क्या करेंगे। नाउ देयर इज नॉट द फ्रैक्शन लाइक दिस, यहां पे ऐसी कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिजिक्स की किताब में एक फॉर्मूला गिवन है, द बुक्स फॉर्मूला इट इज, बुक का फॉर्मूला कहता है फेज दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई x ओवर लैम्डा, यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड योर आंसर। अब हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए अपने मुकर्रर और मकसूद जवाब की तरफ पहुंचेंगे। इस फॉर्मूला में जरा वैल्यूज पुट कीजिए। असदुल्ला, मैं दोबारा क्या बताऊं, बताइएगा जरा दोबारा।
तो ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है? अच्छा ये हुआ था, मैंने तो लाइट चली गई है। तो असदुल्ला क्या साथ, क्या सवाल है आपका? कोरस्पॉन्ड्स टू का मतलब है इसके लेमडा बाय 2 के सामने रेडियंस में एंगल में कौन सी वैल्यू है। सो पाई बाय लेमडा बाय 2 तो इसके सामने पाई थी वैल्यू इसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट पे वेवलेंथ भी 0 है, एंगल भी 0 है। इस पॉइंट पे वेवलेंथ लेमडा बाय 4 है, एंगल पाई बाय 2 है। तो कोरस्पॉन्ड्स का मतलब ये है असदुल्ला और साथ, ठीक है। और अब सवाल ये था कि भाई बताओ विच फेज कोरस्पॉन्ड्स टू 4/3 लेमडा, यानी वेव में 4/3 लेमडा के पॉइंट पे कौन सा एंगल आता है। तो अगर आप देखें गौर से तो पूरी की पूरी वेव पे 0 पाई बाय 2 3 0 लेमडा बाय 2 3 लेमडा बाय 4 और लेमडा, तो भाई 4/3 लेमडा तो पूरी वेव में है ही नहीं। अब इसमें फिर आप कैन बी वॉच प्रीवियस, ये बिल्कुल यू कैन वॉच प्रीवियस लेक्चर्स अरबाज। तो भाई फिर इसमें आप कैसे फाइंड करेंगे फेज, उसके लिए किताब का फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई x बाय लेमडा। अब इसमें हम कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, x की जगह आपने इस पाथ की वैल्यू पुट करनी है। मैं आपके सामने वैल्यू पुट करता हूं, आपने फेज एंगल फाइंड करना है। सो फाई इज इक्वल टू 2 पाई x की जगह आ जाएगा 4/3 लेमडा ओवर लेमडा, लेमडा को लेमडा से काट दीजिए, व्हाट यू विल गेट फाई इज इक्वल्स टू यू विल गेट 2 into 4 8 पाई बाय 3। आपके पास इस तरह से एक एंगल आ जाएगा जो किसी भी पॉइंट के इक्विवेलेंट, किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग होगा। अच्छा कोरस्पॉन्डिंग इतना मुश्किल लफ्ज नहीं है, आप मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, आपको कोरस्पॉन्डिंग का मतलब पता होना चाहिए। मैथ्स में हम कोरस्पॉन्डिंग बड़ी दफा पढ़ते हैं, कोरस्पॉन्ड का मतलब होता है उसके सामने वाला। शाबाश, गुड। हाँ जी, लेमडा लिखा था ऑब्वियसली, ये लेमडा है और वो पाए है, पाए में ऊपर वाली लाइन सीधी होती है लाइक दिस, लेमडा में टेढ़ी होती है। शाबाश भाई। सो नाउ यू नो दिस कॉन्सेप्ट। अगर जब आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो फिर एक कदम मजीद आगे चलते हैं। चंद बातें जहन में रखिएगा, मैं बल्कि लिखवा देता हूं जहन में क्या रखवानी है। इफ यू टॉक अबाउट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूं, पेंडुलम की मदद से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम में भी अगर देखेंगे तो यही कहानी होगी। इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन वी हैव गॉट 3 पोजीशंस, जिनमें 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं और एक मीन पोजीशन होती है। अब आपको याद ये रखना है कि भाई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ये आपको याद होना चाहिए, वैसे आपने प्रूफ भी किया हुआ। एंड मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन इज 0। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड एक्सेलरेशन बिकम्स मैक्सिमम। दोनों मीन पोजीशंस पे यही सूरत हाल होगी। सो ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है, आपको याद होनी चाहिए, सिर्फ एक दफा रिवाइज करवा दें। और किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, हाँ जी ऑप्शंस नहीं दी थी मैंने सिंपली एक सवाल डायरेक्टली पूछ लिया था, वजह तो जाम खान आपको सिर्फ सवाल इसलिए पूछा था ताकि आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना आ जाए। सो भाई इस केस में आपको चंद चीजों का पता होना चाहिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, तो जी जरा वो देख लीजिएगा। फॉर वेलोसिटी द फॉर्मूला वी विल यूज इज, वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला हम अपने पास इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, मीन और एक्सट्रीम की वेलोसिटी तो हमें पता है, मगर किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ थीटा। एक फॉर्मूला ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। दूसरा फॉर्मूला यूं भी लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये फॉर्मूला भी आपने देखा भाई। ये मैं चीजें इसलिए थोड़ी स्पीड से करवा रहा हूं क्योंकि ये आपकी एफएससी में आप कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। जहां पे नई बात आएगी मैं वहां पे खुद को स्लो डाउन कर लूंगा। देन आपने फिर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी देखा, मैं आपको बता भी चुका हूं डिस्प्लेसमेंट का एक दो दिन पहले, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दैट इज, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल करवाने हैं। दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा
इसको यूं भी लिखा जाता है एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर इसी तरह एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है, एक्सेलरेशन दैट इज रिटन एज, एक्सेलरेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यहां पे लिख देते हैं एक्सेलरेशन इज रिटन एज, आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जो है वो छोटे होते मैंने बताया था कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। तो भाई ये प्रोपोर्शनलिटी को जब खत्म करेंगे तो इस फॉर्मूला में जो इक्वलिटी का साइन आएगा उसके साथ कांस्टेंट क्या आएगा, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज फॉर्मूला दैट यू ऑलरेडी नो, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, डिराइव किया हुआ है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स omega square. So these are the formulas for acceleration, velocity and displacement that you have already discussed. बस 2-3 सवाल करेंगे फिर चैप्टर से आगे, फिर चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। सो भाई सवाल जरा सुनिएगा, सवाल है कुछ इस तरह से, अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 30 sin 50t, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। आपने सवाल का सोल्यूशन मुझे बताना है। A body executing simple harmonic motion whose displacement is given by the formula x is equal to x naught sin, x naught की जगह क्या है जी, 30 sin 50t, 30 sin 50t। What is the frequency, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, what is its frequency, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जरा बाकी बच्चे जो थोड़े सेकलमंद हैं, खुदा ना खास्ता, वो मेरे सॉल्व करने से पहले पहले जवाब बताने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी मैं अखलाकी तौर पे इसकी ऑप्शंस बता देता हूँ। 0.02 हर्ट्ज एक ऑप्शन है जी, 0.8 हर्ट्ज एक ऑप्शन है जी, 8.0 हर्ट्ज, और एक ऑप्शन है जी 30 हर्ट्ज। हाँ जी, क्या ख्याल है कौन सा जवाब दुरुस्त होगा, जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे लेके चलूंगा आपको। यस भाई बच्चों जवाब दीजिएगा। यहां पे आपने इन्हीं फार्मूलाज में से अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, सही फार्मूले का इंतखाब करके। चीजें सिंपल है, आपने ये सवाल अपने एफएससी में न्यूमेरिकल्स में भी किए हुए हैं, तो ये काम आपने पहले किया हुआ, बेसिक्स आपकी हैं। मैंने कहा था अक्लमंद वो शख्स है जो कि अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने इल्म को अप्लाई करना, लागू करना सीखे। इल्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, इल्म को इस्तेमाल करना बड़ी बात। बाज लोग बहुत सारा इल्म होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, और बाज लोग थोड़ा सा इल्म होने के बावजूद भी इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। सो यू हैव टू सॉल्व इट, जरा सॉल्व कीजिए। मेरी बात आप दिल पे ले जाते हैं, उसके बाद आपको रिप्लाई कोई नहीं आता, गायब ही हो जाते हैं सारे। जी भी बच्चों कुछ जवाब दे दें। ऑप्शन 8, शाबाश असदुल्ला, असदुल्ला इज ऑन फायर, छा गए हो भाई। यहां पे हम क्या करेंगे, जरा सोल्यूशन देखिएगा, एक ही जवाब के बाद मैं सॉल्व करवाना शुरू कर देता हूं, बाकी बच्चों के जवाब आप पता नहीं कब आएंगे। सो भाई यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर द इक्वेशन x इज इक्वल टू 30 sin 50t। इस इक्वेशन को कंपेयर करना है हमने इस इक्वेशन के साथ, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो भाई यहां पे हमें जो चाहिए फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी छुपी है ओमेगा टी में। सो ओमेगा टी को कंपेयर कर लो 50t के साथ, शाबाश। सो व्हाट इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 50t इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी को टी से काट दो, ओमेगा इज इक्वल टू 50, शाबाश। ओमेगा का फॉर्मूला, शाबाश असदुल्ला,
Armagan 8 hertz. Shabash. So this 50 this omega will become 2 pi f is equals to 50. F will become 50 over 2 pi. उसको अगर आप सॉल्व करें अप्रोक्सीमेटली जवाब विल बिकम 8 हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली। तो आपके पास जवाब निकल आया तकरीबन 8 हर्ट्ज। यू विल यूज दिस आंसर हेयर, आप इस सी ऑप्शन को पिक कर लेंगे। तो भाई एक सवाल और इसी टॉपिक पे करवाता हूं, फिर दो नई चीजें मेरे सामने आई हैं, वो दो नई चीजें भी आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद वी विल मूव ऑन। एक सवाल और सवाल है जी, सवाल जरा तैयार होके गौर से सुनिएगा, पसंदीदा क्वेश्चन है, ए लेवल्स का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन पहले करते हैं। कहते हैं अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ टाइम पीरियड 10 सेकेंड्स। सिंपल हार्मोनिक oscillator has a time period 10 seconds, इसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड है। उसके बाद सवाल कहता है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। बड़ा मजे का सवाल है। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन। ऑप्शंस दिए देता हूं। एक ऑप्शन है जी -10x, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10x। एक ऑप्शन है जी मेरे पास -20 पाई एक्स, -20 पाई एक्स। एक ऑप्शन है जी मेरे पास 20 पाई स्क्वायर एक्स, 20 पाई स्क्वायर एक्स। और आखिरी ऑप्शन है जी मेरे पास -पाई स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू -पाई स्क्वायर ओवर 25x। जी भाई क्या ख्याल है, जरा सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा मुझे। थोड़ा सा कैमरा अगर मैं इधर घुमा दूं। सो यू कैन सी द फुल स्क्रीन हियर। आपको फुल स्क्रीन नजर आ जाए एक दफा, फिर मैं उसके बाद वापस सीधा कर लूंगा। जी भाई क्या ख्याल है। जी भाई बच्चों सॉल्व कीजिए, इसको बताइए क्या जवाब आएगा। बच्चों ना सो जाया करो इतनी जल्दी, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, आप लोग तो गायब हो गए। सो भाई नेक्स्ट इसका सोल्यूशन जो है वो यहां पे किए देता हूं, जरा देखिएगा। यस इट विल बी विजिबल टू यू, आपको ये नजर आएगा यहां पे किया गया। तो जरा सोल्यूशन गौर से देखिएगा। कहता है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड्स है, जबकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बताया था, ये आपके सामने लिखा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन बाय -x ओमेगा स्क्वायर। सो इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करूंगा, a इज इक्वल्स टू -x ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं सो इट विल बिकम a is equals to -x ओमेगा, you know that 2 pi over t का होल स्क्वायर। ओमेगा मैंने आपको बताया था 2 pi by t, कैपिटल T का होल स्क्वायर होता है। ठीक है भाई असदुल्ला, शाबाश। तो अगर इसमें वैल्यूज पुट की जाए इट विल बिकम a is equals -x 2 pi का स्क्वायर 4 pi स्क्वायर t का स्क्वायर। टाइम पीरियड बोले तो वहां पे 10 था, 10 का स्क्वायर यू विल गेट 100। सो यहां पे 100 लिखा, काटा, जवाब एक्सेलरेशन का आ गया x पाई स्क्वायर ओवर 25। नाउ यू नो दैट एक्सेलरेशन इज -x ओमेगा स्क्वायर
तो भाई माइनस यहां पे आ गया, आपके पास एक्सेलरेशन का रिलेशन तैयार हो गया। लिख लीजिए ये डी इज द राइट ऑप्शन। लो भाई फरवा भी मैदान में आ गई। सर इज एल इज इक्वल टू एक्स, ये एल इज इक्वल टू एक्स आई या एल, ये आपने क्या लिखा है असदुल्ला, एल से मुराद क्या चीज है? जरा अपने पॉइंट का जवाब, अपने पॉइंट को क्लियर कीजिएगा, फिर मैं आगे मूव ऑन करूं। अच्छा सदुल्ला, बिल्कुल आपने सही कहा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ये तो हमने बचपन में पढ़ा था। वॉइस ठीक हो गई थी, माइक की बैटरी डेड हो गई थी, तो ये तो हमने बचपन में पढ़ा था सदुल्ला। तो आगे चलते हैं जी। इस सवाल में बताने लगा था द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सवाल की मदद से समझने में मजा आएगा। सवाल लिखवाता हूं आपको। एट व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बिकम हाफ ऑफ मैक्सिमम। मजा आ गया। सवाल है एट व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट the velocity will become half of maximum। ऑप्शंस दे देता हूं जी, फिर आप सवाल तसल्ली से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, अभी भी साथ से सॉल्व करने की कोशिश करें। x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय 2, बी ऑप्शन इज। ये सवाल फिर से वही है जिसमें 99.99% बच्चे गलती करते हैं, और आपकी किताब का सवाल है x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय 4, और आखिरी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट 3 एक्स नॉट। इसीलिए केमिस्ट्री फिजिक्स मुश्किल लगती है, क्योंकि फिजिक्स में दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, टेक्निकल चीजें होती हैं। अब जिन बच्चों को तो सवाल समझ में नहीं आया, उन बच्चों को मैं सवाल समझा देता हूं। सवाल कुछ ऐसे है, मेरा पुत्र देखना। मान लो कि फिर से यही वही सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम की मीन पोजीशन, और ये जो ड्रॉ की है सिंपल पेंडुलम की एक्सट्रीम पोजीशन। ये थोड़ा सा जरा ऊपर कर लेते लाइक दिस। अब भाई अब आप जानते हो कि मीन पोजीशन पे फासला डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ऐसे ही है ना। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाओ तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है और वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब वो कहता है किस डिस्प्लेसमेंट पे, कितने फासले पे, कि जैसे वो कहते हैं ना गब्बर कितने आदमी थे, वैसे कितने फासले पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है इट विल बिकम द हाफ ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम का यानी मीन का हाफ हो जाएगी। आगे जाते जा रहे हैं वेलोसिटी कम होती जा रही है, आगे जाते जा रहे हैं वेलोसिटी कम होती जा रही है। भाई किस पॉइंट पे वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगी, क्या ख्याल है? जरा दीजिएगा जवाब। सी ऑप्शन एक्स नॉट बाय 4 कॉमन ऑप्शन यही होता है, बल्कि कॉमन ऑप्शन एक्स नॉट बाय 2 होता है, क्योंकि ये पूरा एक्स नॉट है। बच्चे कहते हैं एक्स नॉट का हाफ जो होगा उस पे वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी। बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए, सवाल ऐसे हो तो जवाब दिया करें। ऐसे सवालों के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किया है हमारी कंपनी ने। वो शॉर्टकट ऐसा है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर। अब आपको यकीनन पता होगा कि वी नॉट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्स नॉट इज द डिस्प्लेसमेंट। आपके सामने फॉर्मूला आ गया
तो फॉर्मूले को जरा इस्तेमाल करें। लेकिन वो बड़े कहते हैं कि नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल दरकार है, तो अकल होगी तो फॉर्मूले को भी हम देख के सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने लिख दिया। जाए बी, अरबाज बी, हाउ बी, हैदर बी, हमानत कैसे बी, कैसे हाउ बी। तो जरा देखिएगा, हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए एट विच वेलोसिटी बिकम हाफ ऑफ मैक्सिमम, यानी दिस विल बिकम एक्स नॉट बाय 2। तो भाई वैल्यूज पुट करो, फॉर्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा वी नॉट बाय 2 का स्क्वायर ओवर वी नॉट का स्क्वायर। जरा सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर ओवर 4 ओवर वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट से गया, सो इट विल बिकम एक्स नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय 4। 1 माइनस 1 बाय 4 बोले तो अंडर रूट 3 बाय 4। तो भाई इसको सॉल्व कर लो ना, x इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट 3 बाय 2। यस, all the people with the option number B were absolutely correct। B वाले सारे ठीक थे। समझ में आया भाई? अब अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तब भी यही फॉर्मूला, अगर वेलोसिटी पूछ ले तब भी यही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपने पास लिख लो। हमारे बच्चे से शिदाते हैं, यकीन करें, मैं जब पेपर चेक किया करता होता हूँ ना, तो भाई फॉर्मूला जो बताया होता है वो भी इस्तेमाल नहीं किया होता। इस्तेमाल करना सिखा दिया। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता, सही से इस्तेमाल कर लेना। लो भाई, एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा, एक एमसीक्यू और डिस्कस करूंगा, फिर एनर्जी कंजर्वेशन पे आ जाऊंगा। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लिहाजा मैं रिमूव करने लगा उसको। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लिखवा दिए। शॉर्टकट फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान किसी भी पॉइंट पे रिलेशन निकालने का, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं, लिहाजा इसलिए फॉर्मूला भी बना के लिखवा दिया। दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं जी मोमिन। सवाल ये था, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, सवाल ये था कि भाई किस फासले पे वेलोसिटी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अब देखो यार, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हेयर इज 0, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, फासला हेयर इज 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे फासला हेयर इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन हेयर इज मैक्सिमम। सिमिलरली भाईजान यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। सवाल ये था किस फासले पे, कहां पे, ये किस फासले पे वेलोसिटी जो है अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी। सो आपने क्या किया था, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। v इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट करनी है। उम्मीद है मोहम्मद मोमिन फिर आप सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज दिस व्हाट यू कैन सॉल्व, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व हो जाएगा। एक सवाल मार्केट में बहुत पुराना है, काफी अरसे से, 10 साल से ये सवाल मुख्तलिफ अकेडमी के टेस्टों में पूछा जा रहा है। इवन ई कैट यूटी में भी एक दफा आ चुका है 2015 में। इसके बावजूद बच्चे बड़े मजे से, खुशी के साथ गलत करते हैं। तो भाई जरा देखिएगा सवाल क्या है। A bob of pendulum is filled with mercury. A hole is built near its bottom. Its time period.
ऑप्शन ए रिमेन सेम, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी डिक्रीज, ऑप्शन डी इंक्रीज देन डिक्रीज। लो भाई आखिरी सवाल, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन का टॉपिक शुरू हो जाएगा। सवाल का जवाब दीजिए भाई। मैं सवाल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। कहता है सवाल कुछ इस तरह का, कोशिश किया करें कि मेरे एक्सप्लेन करने का वेट ना किया करें, बिकॉज इन पेपर देयर विल बी नो वन टू एक्सप्लेन यू। सो आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। असदुल्लाह ने जवाब दिया ए, बाकी जवाब देते जाएं, तब तक मैं हिंट देता हूं। कहता है कि कहानी कुछ ऐसे है कि एक सिंपल पेंडुलम ऐसे, उसका जो बॉब है ये वाला जो नीचे लगा होता है, ये फिल किया गया मरकरी के साथ, मरकरी से भरा गया। मरकरी आपको पता है सॉलिड नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में एक मेटल है, ऐसे मरकरी से फिल किया गया। डिक्रीज आ गया लाइक दिस इज मरकरी फिल्ड इन द बॉब, ऊपर तक भरा हुआ ऐसे करके, यूं समझ लें कि सारा नीचे जो है ना मरकरी भरा हुआ। कहता है कि नीचे बॉटम पे अगर एक होल कर दिया जाए तो भाई जाहिर है मरकरी नीचे से लीक होना शुरू हो जाएगा, और ये पेंडुलम जो है वाइब्रेट कर रहा है, इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? विल रिमेन सेम और इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। जी भाई क्या ख्याल है इसमें? अब जरा सुनिएगा, गलती जो सारी की सारी पाकिस्तानी अवाम जो उसमें गलती करती है वो ये करती है, मैं जरा यहां पर ड्रॉ करके उसको समझाऊं। पाकिस्तानी अवाम इसमें गलती क्या करती है, ये पेंडुलम है, हम सारे ये कहते हैं कि भाई सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो बेशक नीचे एक की बजाय 10 भी सुराख कर लें, या इस बॉब की बजाय नीचे हाथी बांध लें, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात तो ठीक है, मगर वो एक चीज यहां पे भूल जाते हैं सारे के सारे बच्चे। वो क्या भूलते हैं, जरा गौर से देखिएगा। वो भूल जाते हैं कि जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, यानी कि जो टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ लेंथ। वो इस इतने अहम पॉइंट को सारे के सारे बच्चे मेरे शहजादे भूल जाते हैं। और आपको याद होगा बचपन में जब आप छोटे थे, सुनना असदुल्लाह जरा, जब आप छोटे थे सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया करते थे, मास बॉब की लेंथ हमेशा सेंटर ऑफ पेंडुलम की लेंथ हमेशा सेंटर ऑफ बॉब से मेजर की जाती थी, यहां से बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। याद होगा जब आप एक्सपेरिमेंट करते थे, पहले आप मास ऑफ थ्रेड मेजर करते थे, फिर वर्नियर कैलिपर से बॉब का साइज मेजर करते थे, उसका रेडियस फिर ऐड करते थे आप टोटल लेंथ के लिए। तो भाई ये बॉब तो बहुत हल्का है, इस बॉब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी छुपा हुआ है इस मरकरी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। जैसे जैसे ये मरकरी नीचे से खाली होना शुरू होगा, इस मरकरी का लेवल नीचे आना शुरू होगा। लेट से मरकरी का लेवल अब यहां पे आ गया, मरकरी का लेवल नीचे आएगा, मरकरी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे आ जाएगा। सो देखो लेंथ में इजाफा हुआ, ये खाली होने तक इस बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू डाउन जाती रहेगी, लेंथ में इजाफा होता रहेगा, लेंथ में इजाफा होने से टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। जब ये पूरे का पूरा बॉब खाली हो जाएगा, एट द टाइम दिस बॉब विल बिकम एम्प्टी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस ऊपर चला जाएगा, लेंथ वापस वही हो जाएगी जो इनिशियली थी। सो हम कहेंगे टाइम पीरियड वाज इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग। पहले टाइम पीरियड बढ़ता गया लेवल ऑफ मरकरी के साथ साथ, और फिर उसके बाद वापस असल जगह पे चला गया। दैट मींस कि वापस टाइम पीरियड डिक्रीज कर गया। सो करेक्ट ऑप्शन वाज इनवर्स, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। अब मैं ये सवाल नहीं मिटाऊंगा। अब वाई टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, वो उसमें होता है। चाचा जान नसरुल्लाह क्या आ गया, अच्छी भली बातें करते करते कैसी बातें शुरू हो गए। वो मैथ स्प्रिंग सिस्टम में मैथ्स का और टाइम का रिलेशन है, यहां पे हम लेंथ का रिलेशन ले रहे हैं टाइम पीरियड के साथ।
हाँ असदुल्ला जरा सोचो, थोड़ा खुद भी जरा सोचो मैंने क्या बोला। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टाइम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो यार, हम मैथ्स कहां से लेते हैं, हम लेंथ याद, आप जब आपने छोटे होते एक्सपेरिमेंट्स किए हुए ना, बेसिक्स कमजोर होना तो बड़ा मामला खराब हो जाता है। ये सारी बात आप लोगों ने पहले की हुई। जब आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते थे तो आप लेंथ कैसे मेजर करते थे? पहले धागे की लेंथ मेजर करते थे, फिर एक्सपेरिमेंट किया हुआ ना बचपन में कि नहीं किया हुआ, उसमें फिर आप बॉब का वर्नियर कैलिपर से डायमीटर मेजर करते थे, डायमीटर को हाफ करके रेडियस, रेडियस बोले तो ये वाला फासला लेंथ में ऐड करते थे, टोटल लेंथ आ जाती थी, उस लेंथ से फिर टाइम पीरियड मेजर करते थे। यानी कि जो ये वाली लेंथ है ना, वो कौन सी होती है? पूरी लेंथ इस बॉब के सेंटर तक। तो भाई जब ये बॉब इस लिक्विड से, मरकरी से भरा हुआ है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बॉब के सेंटर में है। लेकिन जैसे ही ये लिक्विड मरकरी आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा ना। ऑब्वियसली जब लेवल नीचे जा रहा है तो मैस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे चला जाता जाएगा। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गया, लेंथ बढ़ गई। जब और लेवल थोड़ा सा कम होगा, मरकरी और खाली होगा, मरकरी और नीचे आएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे चला जाएगा, तो लेंथ और बढ़ गई। तो जैसे जैसे खाली होता रहेगा लेंथ बढ़ती जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। जब ये मुकम्मल तौर पे खाली हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब मरकरी नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस उसी जगह पे आ गया जहां पे असल में था, पहले था। तो जो लेंथ में इंक्रीज आया था वो वापस खत्म हो गया। सो इसका मतलब है टाइम पीरियड में भी जो इंक्रीज आया था वो भी खत्म हो गया, टाइम पीरियड वापस डिक्रीज कर गया, इंक्रीज देन डिक्रीज। बता दिया फरवा। ले जी आगे मूव करने लगा हूं। हाँ जी भाई, बॉब पेंडुलम में इंक्लूड होता है। और बॉब कहां होता है? बॉब का रेडियस जो है पेंडुलम की लेंथ में आता है। बेशक टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड नहीं करता सदुल्ला, मैस पे डिपेंड नहीं करता, मगर बॉब इंक्लूड होता है। मैं मुझे यकीन करें बाजुकात इस कदर दुख होता है, असदुल्ला हो गया और साथ सईद हो गया, ये हमारे बड़े इंटेलिजेंट, सारी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प ब्रेन्स हैं, मगर स्कूल्स और कॉलेजेस ने हमारे बच्चों की सोचने की कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया होता है, बेसिक्स ना बनवा के। हमारे तलीमी इदारे अक्सर जो हैं सिर्फ मार्क्स पे जोर देते हैं, कॉन्सेप्ट पे, लर्निंग पे जोर नहीं देते। लर्निंग आउटकम्स बच्चे की ख़त्म हो जाती हैं। बच्चे की जितने समझदार, काबिल, सोचने समझने वाले, फैसला लेने वाले बच्चे होते हैं, सिर्फ गलत टीचिंग्स की वजह से, गलत काउंसलिंग की वजह से, गलत प्रैक्टिस की वजह से उनकी सोचने समझने की कैपेबिलिटी जो है वो कहाँ की कहाँ कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अच्छा जी, सो आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात आ गई एनर्जी कंजर्वेशन पे। सिर्फ 2 पॉइंट्स एनर्जी कंजर्वेशन के डिस्कस करने हैं, बस फिर आपका चैप्टर खत्म। इसके अलावा जो बाकी आपकी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है ना, वो आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक्स कौन कौन से आपकी बुक में? वो जो है डैम्पिंग के, रेजोनेंस के, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के, वो आप लोगों ने खुद पढ़ने। थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, सिर्फ रीडिंग करनी है, वो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। तो बाकी आखिरी जो टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन का, हल्की सी बात मैं उस पर करूंगा 5-1 मिनट की, फिर अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने इसकी एग्जांपल की हुई है विद रिस्पेक्ट टू मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो वही लेके चलेंगे। जर्नल से मैं आपको थोड़ा सा जरा हाई लेवल पे लेके जाऊंगा। मैस स्प्रिंग सिस्टम में ये स्प्रिंग हो गया, उस स्प्रिंग के साथ एक मैस कनेक्टेड है। तो भाई आपने पढ़ा था कि क्योंकि इसकी 2 पोजीशंस हैं, लिहाजा इसकी 2 एनर्जीज होंगी। ये इसकी मीन पोजीशन और ये वाली जो भी ड्रॉ कर रहा हूं ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन।
जुमले पे जरा गौर कीजिएगा। अब आप जानते हैं ऑलरेडी तमाम बच्चे कि मीन पोजीशन पे तो भाई वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी करवा दें मेरा पुत्र। मैंने अभी जो फॉर्मूलाज लिखवाए थे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के, वो उसी में से लिखवाए थे। तो वो जो सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ के हमने वो फॉर्मूलाज निकाले थे एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का। वो मैंने आपको यहाँ पे सेपरेटली लिखवा दिए थे, वो वीडियो के शुरू में देखिएगा रिवाइंड करके। उन्हीं फॉर्मूलाज को आगे मैंने अप्लाई करना भी सिखाया। तो उसमें से और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं जी बेटा। 1 मिनट और लूंगा, बल्कि 5 मिनट, 3 से 4 मिनट और लूंगा उस्मान, फिर उसके बाद यू कैन गो सिर्फ 3 से 4 मिनट और। सो भाई ऑन द मीन पोजीशन आप जानते हो कि ऑन द मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जनाब वेलोसिटी 0, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। एंड दिस इज, ये जो मैंने बीच में ड्रॉ किया हुआ, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x नॉट। अब आपको याद होगा कि इस पूरे के आपने चीज पढ़ी हुई है, सिर्फ अप्लाई करना बताने लगा हूं। इस पूरे के पूरे सफर में जो टोटल एनर्जी थी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। याद होगा वो टोटल एनर्जी चेंज नहीं करती थी। टोटल एनर्जी वाज 1/2k x नॉट का स्क्वायर। याद होगा आपको। सो अगर आप इसे डब्बे में बंद कर लें, क्योंकि पहला सवाल इसी के ऊपर आएगा। वो पहला सवाल क्या है जी? वो पहला सवाल देखिएगा। इफ डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड कर लें कंफ्यूजन से बचने के लिए, एम्पलीट्यूड becomes doubled, its total energy will be, इसकी टोटल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं ऑप्शंस, बल्कि ऑप्शन पे दे देता हूं। 4 times 2 times सेम डी नन। तो भाई देखो यहां पे क्या कहानी होगी। अगर आप इस फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड को डबल करें 1/2k x नॉट का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड डबल करने का मतलब है 2x नॉट का स्क्वायर। तो भाई ये क्या हो जाएगा 1/2k 4x नॉट स्क्वायर। 4 को बाहर ले आओ, बाकी एज इट इज अंदर रह जाएगा। सो इट बिकम्स 4 times द टोटल एनर्जी। वो टोटल एनर्जी का 4 गुना हो गया। सिंपल। शाबाश। इसी तरह से एक सवाल और, इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। आपके सामने इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। मान लो कि ये सेंट्रल जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये मीन पोजीशन है। दिस वन इज एक्सट्रीम, दिस वन इज अनदर एक्सट्रीम। सो भाई यहां पे एक x नॉट, यहां पे -x नॉट। अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है लाइक दिस, और मीन पोजीशन पे मिनिमम है। तो ये काले वाला ग्राफ जो है ये पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा। और लाल ग्राफ अगर काइनेटिक एनर्जी का ड्रॉ करूं तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। दिस वुड बी द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये लाल वाला काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ जाएगा। अब सवाल पे जरा गौर कीजिएगा। गौर करने से चले पहले सवाल करवाता हूं, फिर गौर करवाता हूं उस पर। सवाल है, हाँ भाई टोटल एनर्जी सेम है, मगर टोटल एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है? x नॉट पे। अगर x नॉट ही बढ़ा दूंगा, खींचूंगा ज्यादा, बिल्कुल गुलेल वाली बात होगी ना। अब ज्यादा खींचूंगा, इसके सारे सफर में एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि शुरू में कि टोटल एनर्जी ज्यादा थी, आगे जाते जाते कम हो जाएगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब ये है कि सफर में वाइब्रेशन में एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कम खींचोगे तो कम एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा एनर्जी पूरे सफर में कांस्टेंट रहेगी। साथ अनदर वेरी बेसिक क्वेश्चन, यार बड़ा बेसिक सवाल था। नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, मैं क्लियर करूंगा। अच्छा एक कदम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, सवाल था एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी becomes equals to the potential energy in simple harmonic motion. ऑप्शंस हैं जनाब आपके पास x नॉट बाय 2, ऑप्शन बी है x नॉट बाय अंडर रूट 2, ऑप्शन सी है x नॉट बाय 4, ऑप्शन डी है नन. हाँ जी, पेंडुलम में भी कांस्टेंट रहती है और स्प्रिंग में भी कांस्टेंट रहती है. अगर आप स्प्रिंग चेंज कर रहे हैं सदुल्ला, दैट मींस फिर के की वैल्यू चेंज हो रही है. तो स्प्रिंग चेंज, एनर्जी की वैल्यू चेंज. ठीक है, साथ नहीं यार, थैंक्स की बात नहीं भाई, क्या हो गया, क्या अजीब बातें करते हो. वजाहत ए, वजाहत इस सवाल में भी ना 90% लोग ए देते हैं जवाब. वो कहते हैं कि यार जैसे जैसे आगे आता जाएगा काइनेटिक कम होती जाएगी, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, तो हाफ पे हो सकता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे. ये पॉइंट गलत है, ये मैक्सिमम, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. सो शुक्र है कि आज के लेक्चर में मेरे बच्चों के मैक्सिमम मिस्टेक्स कवर हैं. एक बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों में से किसी को डिसहार्ट नहीं करने लगा, मगर थॉमस एडिसन नाम सुना होगा, द इन्वेंटर ऑफ द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब. ही फेल्ड 1000 टाइम्स. वो बल्ब बनाने से पहले 1000 दफा फेल हुआ. And after failing 1000 times, he said that at least now I know that there are 1000 ways not to make the bulb. ये पॉजिटिव अप्रोच है. उसने 1000 दफा फेल होने के बाद कहा था कि भाई कम से कम मुझे अब ये पता चल गया है कि ये 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता. सो आपकी भी जो आज गलतियां निकली हैं, जो बेसिक मिस्टेक्स निकली हैं, इनके बाद आपको कम से कम ये पता चल जाना चाहिए कि यार ये जो मैं पहले सोचता था ये काम ऐसे तो नहीं होता. कम से कम ये नया तरीका आज हमने सीखा, ये काम ऐसे होता है. अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा. खैर वापस आते हैं, अब इसका सोल्यूशन जरा देख लीजिएगा. बस फिर अपनी बात को खत्म करने लगा हूं. इसका जरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा. सॉल्यूशन क्या है जी इसका? काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ना. सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, फरवा ने भी जवाब दिए डी नन, मोमिन ने भी जवाब दिए डी नन. अब आप बाकी सारे बच्चे जरा तवज्जो के साथ देख लें कि होना कैसे है. मैं इसको जरा मिटा दूं ताकि यहां पर इसका सोल्यूशन कर सकूं. आखिरी सवाल आज के लेक्चर का, खत्म हो गया लेक्चर. सॉल्यूशन है इसका, कोई आप लोगों ने टेस्ट भी दे के जाना है, टेस्ट भी है, 5 मिनट उसमें भी लगेंगे. तो भाई काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या थी यार? अगर आपको याद हो, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू थी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2. पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू थी के एक्स स्क्वायर. आपकी फिजिक्स की किताब से वैल्यूज इंस्टेंटेनियस ली हुई है, यकीनन आपको आती होंगी. सिर्फ सॉल्व करें उसको. आप सारा का सारा सॉल्व मैं नहीं करूंगा, देर लग जाएगी, आपको जल्दी होगी. सिर्फ आपने इसको सॉल्व करना है. के को के से काट दें, 1/2 को 1/2 से काट दें. एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. उधर जाके प्लस हो जाएगा यार, कर देता हूं सॉल्व, जाओ अय्याशी करो. एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर चाहिए, ये 2 इधर आ जाएगा. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2. एक्स की वैल्यू आ जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट ओवर अंडर रूट 2. सो आपके सामने सोल्यूशन हो गया. द वैल्यू इज बी. मैंने इसलिए पहले नहीं करवाने लगा था, आप पे छोड़ता तो आपने परेशान हो जाना था कि सर समझ ही कोई नहीं आई कैसे नहीं होना, इसलिए फिर मैंने कहा कि कर लो, जाओ ऐसी करो. सो भाई ये आपके सामने सोल्यूशन आ गया. नाउ एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. बस इन टोटल एनर्जी के 2-3 फॉर्मूलाज लिख देता हूं. फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, एक तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना, 1-2 और भी है, जरा वो भी बस लिख लें, याद कर लीजिएगा. एक फॉर्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर. फिर एक फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर
एम एक्स नॉट स्क्वायर, और एक आखिरी फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर, यहां पे लिखा नजर आएगा 2 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो कौन कौन से फॉर्मूलाज मैंने बताए, एक ये वाला, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, नीचे वाला भी एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये जो साइड पे लिखा ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है। जस्ट और नोट इट डाउन, जस्ट राइट देम डाउन, पता होनी चाहिए आपको। ले जी, चैप्टर नंबर 7 हैज बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह बाकी जो जब इनके टेस्ट होंगे, जब इनकी डिस्कशंस के लिए वर्कशीट्स दूंगा तो उनमें आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट करके जाइएगा। यहाँ पे मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।